ले जी, आज का जो आपका लेक्चर है ना, वो आपका लेक्चर है जी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखना है और उसको ई कैट और एफ कैट के हवाले से जो है ना, उसको आपने प्रिपेयर करना है। जो आपके पास आज का टॉपिक है ना, वो आपका जो चैप्टर है वो आपके पास है जी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है ना कॉन्सेप्ट्स देने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले तो जहाँ पे एक चीज़ आती होती है वो आपके पास क्या चीज़ है जी, वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले आपने जहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में देखना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी या उसको किसने प्रेजेंट किया था। वाइटल फोर्स थ्योरी एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम आपके पास क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम आपके पास था जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना पेश की थी। वाइटल फोर्स थ्योरी आपको क्या कहती थी? वाइटल फोर्स थ्योरी आपको ये कहती थी कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में जो है ना तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आपको जानदारों से मिलता है और आप लेबोरेटरी में जानदार को तैयार नहीं कर सकते। इसका मतलब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ना लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। जी आपको किसने पेश की थी, किसने बताया था? जैकब बर्जीलियस ने। और जैकब बर्जीलियस ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस फोर्स एक अजीब कुव्वत ही बना सकती है, जानदार एक अजीब कुव्वत ही बना सकती है। तभी उसने इस थ्योरी को क्या नाम दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बाद में एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम आपके पास क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम आपके पास था वोपलर। वोपलर साइंटिस्ट ने क्या काम किया था? वोपलर साइंटिस्ट ने ना लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया था। अंडरस्टूड बात है, जब उसने लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया होगा तो उसी वक्त ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये तो रिजेक्ट हो गई होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। तो इस वोपलर ने, इस साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया था। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे तैयार किया था? उसने अमोनियम सायानेट लिया था। अमोनियम सायानेट को, जो कि वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम सायानेट को उसने हीट किया। जब उसने अमोनियम सायानेट को हीट किया तो आपके पास क्या बनता होता है? आपके पास बनता होता है यूरिया। और यूरिया आपके पास क्या चीज़ होती है? यूरिया आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक हो गया, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जानिए कि जहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता होता है कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा था? वो आपके पास होता है यूरिया। यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ था। उसके बाद आपके पास कुछ जहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड हैं। अब ये ऐसे कंपाउंड है, जो कार्बन के ऐसे कंपाउंड है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते, क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की शर्त ये होती है, सबसे बेसिक कंडीशन ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अगर तो कार्बन और हाइड्रोजन है तो वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में अटैच होना भी बड़ा जरूरी है। उसके बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी शो करते हो, उसके बाद उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग भी मौजूद हो। ये कुछ कन्वेंशनल बातें हैं जो कंडीशंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन नहीं है, तभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। कार्बोनेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट के बीच में कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं? सबसे पहले आप इसका देख ले स्ट्रक्चर। कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए होते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये सिंगल बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ। जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बात सिंपल ही है कि जहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, इस कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन तो मौजूद था,
कहना तो यही चाहिए था कि जी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चूंकि कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है ना वो आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होता तो फिर आप इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या चीज होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तभी हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते, लिहाजा ये भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब एक और आपके पास कंपाउंड होता है, वो आपके पास कंपाउंड होता है CCl4, जिसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये कहाँ से डिराइव हुआ होता है, ये आपके पास डिराइव हुआ होता है मीथेन से, CH4 से। अब ये जो मीथेन है, ये जो मीथेन आपके पास होता है, ये आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कंपाउंड डिराइव हुआ हो उसको भी आपने क्या नाम दे देना है, वो भी आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक से डिराइव हुए हो उसको हम क्या नाम देते होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाद में इसकी कंडीशंस और भी आ जाती है कि कार्बन एक वाहिद एलिमेंट्स है जो कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन की भी कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन होती है, कैटिनेशन की आपके पास कंडीशन ये होती है कैटिनेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कैटिनेशन होती है। कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि आपस में लिंक करते जाना। जैसे कि आपके पास ये कार्बन होता है, कार्बन आपस में लिंक करता जाता है, आपस में लिंक करता जाता है और एक स्ट्रेट चेन बना देता है। अब ये जो कार्बन आपस में लिंक कर रहा है, ये लिंकेज इसकी कभी भी नहीं रुकेगी, इसलिए आपस में लिंक करते जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते होते हैं, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन की कुछ कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि इटसेल्फ बॉन्ड क्या होना चाहिए, इटसेल्फ बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। इसका आपस में बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कार्बन कैटिनेशन शो करना चाहता है तो इसका आपस में बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और द बॉन्ड विद ऑक्सीजन, द बॉन्ड विद ऑक्सीजन शुड बी वीक। ऑक्सीजन शुड बी वीक, ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ये दो कंडीशन है कि आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो ये कैटिनेशन की कंडीशन है। इसके मुकाबले में एक और एलिमेंट आता है और उस एलिमेंट का आपके पास क्या नाम होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सिलिकॉन का आपस में बॉन्ड वीक होता है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये दो कंडीशन याद रखनी है, ये कैटिनेशन की कंडीशन है। आगे आपके पास है जी सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से सोर्स होते हैं? आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स होते हैं कोल, जिसको कोयला कहते हैं, नेचुरल गैस, और आपके पास क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। ये कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इनको हम क्या कहते होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी कहते होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहते होते हैं क्योंकि ये आपके पास जानदारों से बनते हैं, तभी हम इनको कहते होते हैं दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले हम कोल के ऊपर बात करते हैं कि कोल किसको कहते हैं, कोल कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है। फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट्स की डीकंपोजिशन होती है ना, यानी कि जब प्लांट्स पौधे वगैरह गिर जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी पड़ती है, वो दफन हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर लगता है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट करता है, तो वो जो आपका प्लांट होता है ना, वो किसमें चेंज हो जाता है, कोल में चेंज हो जाता है। तो ठीक हो गया जी, आपके पास कोल कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की डीकंपोजिशन से बनता है। और प्लांट्स की डीकंपोजिशन कैसे होती है, इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। और कोल का कौन सा कलर होता है, इट इज अ ब्लैकिश। इसके बीच में क्या क्या वजूद होता है, कोयले के बीच में वजूद होता है आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ज्यादा मिकदार कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है, और जो नाइट्रोजन है और जो सल्फर है उनकी मिकदार क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आपके पास ये जो पूरा एक प्रोसेस है ना, कौन सा प्रोसेस, ये जो आपका प्लांट
कोल में चेंज होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते होते हैं? कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन किसको कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, वुड का कोयले में चेंज होना, उसको हम कहते होते हैं कार्बनाइजेशन। और उसके बीच में कितने परसेंट कार्बन होते हैं? 40% कार्बन होते हैं। जब आपका लकड़ी कोयले में चेंज होती है तो उसके बीच में 40% कार्बन होता है। अगर आपने कार्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट नीचे गिरा है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, हाई टेम्परेचर एक्ट हो रहा है, हाई प्रेशर एक्ट हो रहा है, आपने उसके ऊपर बैक्टीरिया को एक्ट करने दिया है, यानी कि काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है ये। तो अगर तो आपने कार्बनाइजेशन का प्रोसेस मजीद बढ़ा दिया, यानी कि 1 साल बाद जो आपने प्लांट बाहर निकालना था, जो आपने दफन किया हुआ था, अगर आपने 1 साल की बजाय उसको 2 साल बाद निकाला, तो इसका मतलब है आपने मजीद बैक्टीरिया को चांस दिया है कि वो मजीद वुड को किस में चेंज करे? कोल में चेंज करे। तो इसका मतलब है आप कार्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। अगर तो आप कार्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पे कार्बन की परसेंटेज भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि कार्बनाइजेशन और परसेंटेज ऑफ कार्बन का कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। इस बिना पे, कार्बनाइजेशन के प्रोसेस की बिना पे, हमने कोल को मजीद उसकी टाइप्स बनाई हुई है। एक टाइप होती है पीट, जिसके बीच में 60% कार्बन होता है। एक होता है लिग्नाइट, जिसके बीच में 70% कार्बन होता है। एक होता है बिटुमस, जिसके बीच में 80% कार्बन होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, जिसके बीच में 90% कार्बन होता है। और सबसे अच्छी कोयले की टाइप कौन सी है? एंथ्रासाइट, जिसके बीच में कितने परसेंट कार्बन होता है? 90% कार्बन होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब ये भी आपके पास कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही थी। ये जो आपका पीट मिला है, लिग्नाइट मिला है, बिटुमिनस मिला है, एंथ्रासाइट मिला है, ये भी आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की कर रहे हैं। कोल की आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको कहते हैं? द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, कोयले को आपने हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और यहाँ पे कितना टेम्परेचर दिया जाता है? 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, आपने कोल को, कोयले को हीट करना है। अब आपने कोयले को यहाँ पे हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे हवा मौजूद नहीं होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर तो यहाँ पे हवा मौजूद हुई तो इसका मतलब है जो आपका कोल होगा ना, वो बर्न कर देगा, जल जाएगा, क्योंकि हवा के बीच में ऑक्सीजन होती है। अगर तो आपने वहां पे प्रेजेंस ऑफ एयर कर दिया ना, तो जो आपका कोल होगा, कोयला होगा, वो जल जाएगा। तो आपने क्या करना है? आपने कोयले को सिर्फ हीट करना है। हीट करने से क्या बनाना है? आपने वहां पे हवा को मौजूद नहीं रखना। अगर तो वहां पे हवा मौजूद हुई तो जो आपका कोयला होगा ना, वो जल जाएगा, तो फिर आपका कंपाउंड वेस्ट हो जाएगा। तो आपने कोयले को सिर्फ हीट करना है। क्यों हीट करना है? क्योंकि कोयले के बीच में कुछ और भी सब्सटेंस होंगे जिनको हम सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट की बिना पे हम उनको क्या करते होते हैं? सेपरेट करते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे सवाल आता होता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किस प्रोसेस के लिए यूज होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रोसेस के लिए यूज होता है? जो आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है वो कोयले की होती है, कोल की होती है। और जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो किसकी होती है? पेट्रोलियम की होती है। और जो आपके पास कोल होता है वो सॉलिड होता है, और जो आपके पास पेट्रोलियम होता है वो लिक्विड होता है। साफ मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस सॉलिड के लिए यूज होगा, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो किसके लिए यूज होता है? लिक्विड के लिए यूज होता है। तो जो आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये सिर्फ सॉलिड के लिए यूज होता है, और जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये किस लिए यूज होता है? लिक्विड के लिए यूज होता है। लेकिन दोनों का प्रोसेस एक ही होता है कि आप सब्सटेंस को ना उनके बॉइलिंग पॉइंट की बिना पे सेपरेट कर लेते हैं। तो जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? कोल गैस बनता है। कोल गैस के बीच में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
आपके पास अमोनिया का लिक्विड बनता है। अमोनिया का लिक्विड एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, कंपाउंड को कहते हैं, जिसके बीच में अमोनिया को किसमें डिसॉल्व किया होता है, वाटर में। जब आप अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनता होता है, आपके पास बनता होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते होते हैं, अमोनिया का लिक्विड। फिर आपके पास और क्या बनता होता है, कोल तार बनता होता है जो थिक ब्लैक होता है और उसके बीच में मुख्तलिफ 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कोल तार का जो रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू का आपको मतलब पता है, जो लेफ्ट बिहाइंड मटेरियल होता है ना, जब आप मुकम्मल तौर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेंगे इसकी कोल तार की, जो एंड पे मटेरियल बचता है ना, लेफ्ट बिहाइंड मटेरियल, उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। कोल तार का रेजिड्यू क्या होता है, पिच होता है। उसके बाद आपके पास फोर्थ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनता है कोक। कोक इज रेजिड्यू ऑफ कोल, यानी कि जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, कोल गैस को बाहर निकाल लेंगे, अमोनिया का लिक्विड को बाहर निकाल लेंगे, कोल तार को बाहर निकाल लेंगे, जो एंड पे मटेरियल बचेगा उसको हम कहते हैं कोक। और उसके बीच में कितने परसेंट कार्बन होता है, 98% कार्बन होता है। उसके बाद आपके पास नेचुरल गैस शुरू होते हैं। नेचुरल गैस के बीच में सबसे मेजर पोर्शन क्या होता है, 85% मीथेन होता है। मीथेन क्या चीज है, जो आपके घर में नेचुरल गैस आती है। जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो मीथेन है ना, इसकी इटसेल्फ कोई स्मेल नहीं होती, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। जब आप गैस ऑन करते हैं ना, तो वो जो मीथेन की आपको स्मेल महसूस होती है ना, वो मीथेन की नहीं होती, वो उन्होंने आर्टिफिशियल स्मेल डाली होती है। क्यों, ताकि आपको लीकेज का पता चल जाए। अदरवाइज मीथेन की इटसेल्फ कोई स्मेल नहीं होती। तो नेचुरल गैस के बीच में और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो आपके पास मीथेन का, वो कितना है, 85%। उसके बाद आपके पास होता है सीएनजी, इसके आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में क्या कौन से कंपाउंड होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। उसके बाद आपके पास पेट्रोलियम शुरू होता है। पेट्रोलियम आपके पास एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। ब्लैक कलर होने की वजह से हम उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहते हैं किसको, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम के बीच में और भी सब्सटेंस होते हैं, और भी कंपाउंड होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज है, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप अगर किसी भी सब्सटेंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बिना पे अलग कर दें तो इसका मतलब आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर के बीच में आपके पास वाटर भी मौजूद है। ये आपके पास वाटर है H2O, और उसी बीकर के बीच में आपके पास अल्कोहल भी मौजूद है। ये आपके पास है ROH, वाटर और अल्कोहल। अब जहां पे जो वाटर और अल्कोहल है ना, ये दोनों एक दूसरे में सोलुबल है। कैसे सोलुबल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर तो आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज करने की कोशिश की तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में सोलुबल है। फिल्टर पेपर तब यूज होता है जब आपके पास सॉलिड इम्प्योरिटीज हो। ये तो दोनों एक दूसरे में सोलुबल है, इसका तो कोई फायदा नहीं। आप इसको किस तरह सेपरेट करेंगे, आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस बीकर को ना हीट करना है। जब आप इस बीकर को हीट करेंगे ना, जो आपके पास अल्कोहल होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अंडरस्टूड बात है कि जब आप इस बीकर को हीट करेंगे तो आपके पास 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहले अचीव होगा। तो जो आपके पास अल्कोहल होगी ना, वो पहले वेपर्स बनाना शुरू कर देगी। तो आप उस वेपर्स को कंडेंस कर लेंगे तो आपके पास अल्कोहल अलग हो जाएगी और वाटर पीछे रह जाएगा। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक टेबल बना हुआ है, वो आपने लाजमी याद करना है। वो बुक में गिवन है कि कार्बन 1 से कार्बन 4 तक हो तो ईथर होता है, गैस होता है पेट्रोलियम गैस, तो वो आपने टेबल याद करना है। उसके बाद पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, यानी कि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करती है, किसकी, क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम की। तो वो कौन सी ऑयल रिफाइनरीज है, आपके पास है नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, और आपके पास होती है पाक अरब रिफाइनरी। ये जी आगे आपके पास है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपने पेट्रोलियम की जो है ना क्रैकिंग करनी है। क्रैकिंग का मतलब है आपने उसको तोड़ना है।
पेट्रोलियम किसको, क्रूड ऑयल को, वो जो गंदा तेल जिसको हम कहते होते हैं आप जबान पे, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम की आपने क्रैकिंग करनी है। इसकी क्या रीज़न है, आपने ये पेट्रोलियम की क्यों क्रैकिंग करनी है? क्योंकि जो आपके पास गैसोलीन बनती है ना, वो गैसोलीन होती है 20%। तो वो जो 20% है ना गैसोलीन, पूरी दुनिया के लिए बहुत इनसफिशेंट है, वो बहुत थोड़ी है। हमें गैसोलीन की मिकदार ज़्यादा करनी है, चूँकि ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा हो चुके हैं, तो हमने गैसोलीन की जो मिकदार है ना उसको ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि पेट्रोलियम की ना मजीद क्रैकिंग करते हैं, ताकि जो आपके पास गैसोलीन है वो 20% से क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम ये करते हैं कि हम C16H34 एक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम अल्केन कहते होते हैं, उस अल्केन को जो है ना हम 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। जब 700 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास बन जाता है हेप्टेन, आपके पास क्या बन जाता है इथीन, और आपके पास क्या बन जाता होता है, प्रोपीन बन जाता होता है। तो यहाँ पे जरा देखें C16 था, तो रिएक्टेंट में C16 था, जो प्रोडक्ट है वो उसके भी में हेप्टेन है, इथीन है और प्रोपीन है। तो यहाँ से साफ जाहिर है कि जो आपके पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है इसके भी में क्या किया जाता है कि हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक किया जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन पे। हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक किया जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन में। अंडरस्टूड बात है, अगर हायर हाइड्रोकार्बन हुआ, ये जो हाइयर हाइड्रोकार्बन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये जो आपके पास लोअर हाइड्रोकार्बन है इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ क्या होगा, इनके भी मेटाबॉलिकल फोर्सेस क्या होगी, वीक होगी। तो आप क्या करते हैं, C16H34 को 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। या आपने टेम्परेचर याद रखना है। आपके पास क्या बनता होता है, हेप्टेन बनता होता है जो कि आपके पास गैसोलीन है, और बाय प्रोडक्ट्स आपके पास क्या बनती होती है, इथीन बनती होती है, और साथ क्या बनती होती है, प्रोपीन बनती होती है। इसकी क्या रीजन है, हमने क्रैकिंग की क्या रीजन होती है, क्योंकि हमने गैसोलीन की मिकदार को बढ़ाना होता है ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। आपके पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप आपके पास होती है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल का मतलब होता है हीट, ऐसी क्रैकिंग जो आप हीट के ऊपर कर रहे हैं उसको हम कहते होते हैं थर्मल क्रैकिंग। ये ऊपर वाली एग्जांपल इसी की है, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है 700 डिग्री सेल्सियस वाला, ये थर्मल क्रैकिंग का ही है। अब जहाँ पे एक एमसीक्यू आता होता है वो ये पूछता होता है कि जब आप क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं एट 700 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए किस चीज की फॉर्मेशन होती है, आइस की फॉर्मेशन होती है, रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है, किस चीज की फॉर्मेशन होती है। तो बेटा जी आपने ये याद रखना है कि जब भी आप 400 से अबव हीट करेंगे ना तो आपके पास रेडिकल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। रेडिकल्स के बारे में डिटेल में चैप्टर 8 में बताऊंगा, हाइड्रोकार्बन में बताऊंगा कि रेडिकल्स किस तरह बनते होते हैं। अटैच हमारे पास एक कॉमन सेंस ये होती है कि जब होमोलेटिक क्लीवेज होता है रेडिकल्स बनते हैं। होमोलेटिक क्लीवेज में होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी रेडिकल्स बनते होते हैं। तो वो आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आपके पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है ना, इसके बीच में आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैंने आपको कहा 400 से अबव टेम्परेचर होना, ग्रेटर देन 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो फ्री रेडिकल्स बनता है। और दूसरी रीजन ये है जहाँ पे ये अल्कीन है, अल्केन आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में हमेशा क्या बनता होता है, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गई जी बात। जहाँ पे इसके टाइप्स है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग ऐसी क्रैकिंग होती है जो आप हीट पे करते हैं, एट हाई टेम्परेचर पे क्रैकिंग करते हैं, यही एग्जांपल इसकी है। फिर उसके बाद होता है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग पे आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब आप कैटालिस्ट का यूज कर रहे हो ना तो कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट ये करता है कि रिएक्शन को इटसेल्फ स्पीड अप कर देते हैं कैटालिस्ट। अब जब रिएक्शन ही ये कैटालिस्ट ही रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं तो फिर आपको हाई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं होती। आप कितना टेम्परेचर देते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, 200 डिग्री प्रेशर देते हैं। अब देखें ना, पहले 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर अब इसलिए ज्यादा करते होते हैं कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाए।
अब जहां पे आपने रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट यूज कर लिया, कौन सा, सिलिका एल्यूमिनियम। अब जैसे एमसीक्यूज है कि वो पूछता होता है कैटालिटिक क्रैकिंग में कौन सी कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम। और कितना टेम्परेचर होता है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। पहले की निस्बत टेम्परेचर कम हो गया, क्यों, क्योंकि कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। और 2 atm प्रेशर होता है, प्रेशर जरूरी है क्योंकि आप हीट कर रहे हैं। तो होता ये है कि जो भी आपका कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होगा वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो तभी हम प्रेशर को अप्लाई रखते हैं ताकि आपका लिक्विड फॉर्म में ही रहे। सबसे अच्छी क्रैकिंग आपके पास कौन सी होती है, सबसे अच्छी क्रैकिंग आपके पास होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। क्यों, क्योंकि इसके भी में ऐसा गैसोलीन बनता है जो हाई ऑक्टेन नंबर का होता है। हाई ऑक्टेन किसको कहते हैं, जिसके भी में आइसोक्टेन ब्रांचेस ज्यादा हो, ऐसा गैसोलीन जिसके भी में ब्रांचेस ज्यादा हो उसको कहते होते हैं हाई ऑक्टेन नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास थर्ड टाइप है, दैट इज स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग अंडरस्टूड बात है, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन होगा आपने उसको स्टीम में लेके जाना है, तो वहां पे कितना टेम्परेचर होता है, 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। थर्मल क्रैकिंग में बाय प्रोडक्ट्स कौन सी बनती है, इथीन एंड प्रोपीन। कैटालिटिक क्रैकिंग में जो सबसे अच्छी क्रैकिंग है वो कैटालिटिक क्रैकिंग है। क्यों, क्योंकि इसके भी में जो गैसोलीन बनती है वो हाई ऑक्टेन नंबर की बनती है, और स्टीम क्रैकिंग में कोई भी लोअर हाइड्रोकार्बन बन जाता होता है। उसके बाद आपके पास आता है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग का हम क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है, रिफॉर्मिंग का मतलब है आपने उसको दोबारा बनाना है। अब जो आपके पास गैसोलीन बनती है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो गैसोलीन बनती है, ये तो हमने गैसोलीन की मिकदार बढ़ाने के लिए क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम किया ना, ताकि गैसोलीन की मिकदार बढ़ जाए। अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन बनती है, अब उस गैसोलीन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप उसको अपने ऑटोमोबाइल्स इंजन्स में डालते हैं ना गैसोलीन को, तो स्पार्क करने से पहले, आप इंजन स्टार्ट करने से पहले आपका जो गैसोलीन होता है ना वो कंबस्शन शुरू कर देता है। अब आपने अपना इंजन स्टार्ट ही नहीं किया ऑटोमोबाइल का, तो पहले गैसोलीन ने कंबस्शन शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो पहले वेपर्स में चेंज हो रहा है। तो वो क्या करता है, वो ये काम करता है कि आपके इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। और दूसरा काम ये होता है कि आपके इंजन में आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिसको कहते होते हैं नॉकिंग प्रोसेस होता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपने गैसोलीन को दोबारा बनाना है। क्यों दोबारा बनाना है, क्योंकि अभी हमने इंजन स्टार्ट ही नहीं किया, तो पहले गैसोलीन ने कंबस्शन शुरू कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि गैसोलीन सिर्फ तब ही कंबस्शन शुरू करे जब हम इंजन को स्टार्ट करें, यानी कि स्मूथली कंबस्शन हो। जब स्मूथली कंबस्शन होती है तो आपका इंजन भी सही रहता है, फिर आपके इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होती। हम क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग में ये करते होते हैं हम कि गैसोलीन को जो है ना उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा देते होते हैं। ऑक्टेन नंबर किसको कहते हैं, परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन। जो यहाँ पे वर्ड आपके पास है ना आइसो का मतलब होता है ब्रांचेस। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास गैसोलीन है ना, आप उसके भी में ब्रांचेस को बढ़ा दे, आपका गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। इसकी टाइप्स है रिफॉर्मिंग की दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफॉर्मिंग। फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट चेन इनटू ब्रांच चेन। अब देख ले, ब्रांच चेन क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो गैसोलीन को किस में चेंज करना है, ब्रांच में चेंज करना है। और जब ब्रांच में चेंज हो जाए तो इसका मतलब है आप उसकी आइसोक्टेन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। गैसोलीन में जितनी ज्यादा आइसोक्टेन होंगे, जितनी ज्यादा ब्रांचेज होगी, उतना अच्छा वो गैसोलीन होगा। दूसरा प्रोसेस है एडिशन ऑफ एंटी-नॉकिंग एजेंट। आप एंटी-नॉकिंग एजेंट यूज कर लेते होते हैं। एंटी-नॉकिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो इंजन के बीच में आवाजें प्रोड्यूस होने से रोकता है। पहला कन्वर्जन ऑफ स्टेट चेन इनटू ब्रांच चेन कैसे होता है, ये आपके पास क्या चीज है जी, आपके पास ऑक्टेन है और ये एनऑक्टेन है, स्ट्रेट चेन है। आप इसको एब्सेंस ऑफ एयर की मौजूदगी में क्रिएट करते हैं तो वो ब्रांचेस में चेंज हो जाता है 2,2,4-डाइमिथाइल पेंटेन। ये सबसे अच्छा गैसोलीन है इस वक्त। इसको आर्बिट्रेरी ऑक्टेन नंबर कितना दिया गया है, 100। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है फर्जी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसके भी में हाइड्रोजन के पोटेंशियल को जीरो
रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाइड्रोजन के पोटेंशियल को जीरो सपोज किया हुआ है। अब जीरो सपोज वो हमने कैसे कर लिया, वरना हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। अब हमने इसको जीरो लेट किया हुआ है, क्यों? क्योंकि बाकी सबका जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना था वो हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकालते होते हैं, तो तभी हमने हाइड्रोजन के पोटेंशियल को जीरो सपोज कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे 2,2,4 डाइमिथाइल पेंटेन का आर्बिट्रेरी ऑक्टेन नंबर 100 सपोज कर लिया है कि सबसे अच्छा फ्यूल यही है 2,2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, इसको 100 ऑक्टेन नंबर दे दिया, क्यों नहीं है। अब बाकी जो सारे होंगे ना गैसोलीन, उसको इसके साथ कंपेयर करके उनकी क्वालिटी को देखेंगे कि वो कैसे है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ज्यादा आपका गैसोलीन अच्छा होगा। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा नॉकिंग उतनी कम होगी। इसका मतलब है दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स। नॉकिंग कम, आपके पास नॉकिंग का जो प्रोसेस होता है, नॉकिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा नॉकिंग उतनी ही कम होगी। दूसरा प्रोसेस आपके पास ये है कि अगर आप स्टेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप उसके बीच में कोई भी एंटी नॉकिंग एजेंट डाल दें। आपके पास एंटी नॉकिंग एजेंट दो तरह के, एक होता है टेट्रा इथाइल लेड और एक होता है टेट्रा मिथाइल लेड। लेकिन इसका एक बड़ा सीरियस डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके इंजन में टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा, ये जो टेट्रा इथाइल लेड है और जो टेट्रा मिथाइल लेड है ना, जब इसके इंजन में कंबशन होती है ना तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें ऑक्सीडाइज होता है? लेड ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है, फिर रिड्यूस हो जाता है किसमें? लेड में। यानी कि आपके एनवायरनमेंट में जो है ना लेड जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी कि ये इतना सीरियस डिसएडवांटेज है, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तभी हम कोशिश करते होते हैं कि गैसोलीन की अगर आपने क्वालिटी को अच्छा करना है ना तो स्टेट चेन को किसमें कन्वर्ट करो, ब्रांच चेन में कन्वर्ट करो। आप एंटी नॉकिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको बैन हुआ होगा कि आप इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेड बनता है जो कि हैवी मेटल है, जिसकी वजह से कार्सिनोजन कैंसर की बीमारी का बायस बनता है। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था, ये आपका लेक्चर था। तो कोशिश करें कि बुक्स को लाजमी रीड करें, बुक्स में से बहुत आता होता है उसको लाजमी रीड करें, उसकी एक एक लाइन को रीड करें जितना हो सके। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।